और उस समय क्या ध्यान रखी जाने वाली और सावधानियां बरतने वाली बातें हैं, उन पर चर्चा करूं बहुत संक्षेप में। चूंकि अपनी ये जो सफलता की प्रक्रिया, इसको मैं एक कृषि के रूपक से बताना चाहूंगी। अगर मैं बोल रही हूँ और आपको लगता है कि समय ज़्यादा नहीं हो रहा और आप बोर नहीं हो रहे, तो एक बार तालियां बजाकर स्वागत करें। तो कृषि के रूपक से समझाना चाहूंगी, क्योंकि अब राजस्व विभाग से जुड़ गई हूँ, तो कृषि, बीज, फसल, पटवारी, गिरदावर, इनसे दिन भर सामना होता रहता है, तो उदाहरण भी वैसे ही देने लग गई हूँ। दोस्तों, किसी भी बीज के अंकुरण, उसकी वृद्धि, स्थायित्व, फल फूल सहित पूरा वृक्ष बनने में ही सफलता की प्रक्रिया निहित है। किसी भी बीज के अंकुरण के लिए सर्वप्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण योग्यता है उस बीज का अंकुरण योग्य होना। इसलिए सबसे पहले अपने अंदर झांके। एक बार एक पागल आईने में खुद को देखकर कह रहा था कि यार, इसको कहीं देखा लगता है। बहुत देर टेंशन में सोचने के बाद वो बोला, धत्तेरी की, अरे ये तो वही है जो उस दिन मेरे साथ बाल कटवा रहा था। तो ये तो खैर पागल था, लेकिन हम जैसे पढ़े लिखे और स्वस्थ चित्त व्यक्ति भी खुद को नहीं पहचानते हैं, अपने भीतर नहीं झांक पाते हैं। रास्ते में अगर कंकड़ी कंकड़ हो और अगर अच्छा जूता पहना हो तो उस पर चला जा सकता है, लेकिन एक अच्छे जूते में भी अगर कंकड़ हो तो रास्ता चाहे कितना ही बढ़िया क्यों ना हो, उस पर कुछ कदम चलना मुश्किल है। मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि पहले बाहर की चुनौतियों से पहले खुद की कमजोरियों से जीते, लड़े। बीज के अंकुरण के बाद अंकुरण के लिए आवश्यकता होती है उपजाऊ भूमि की, और मुझे नहीं लगता कि प्रतियोगिता के दौर में उपजाऊपन के मामले में राजस्थान विश्वविद्यालय का कोई सानी होगा। यहाँ का मार्गदर्शन आपके लिए सदैव पथ प्रदर्शक का कार्य करता रहेगा। आपको अपनी तैयारी के लिए, लक्ष्य प्राप्ति के लिए जहां कहीं भी, किसी भी कोचिंग संस्थान, महाविद्यालय अथवा व्यक्तिगत मार्गदर्शन के लिए कहीं भी अपने आप को समर्पित करें, तो उस भूमि का उपजाऊपन जांच ले, क्योंकि कई बार योग्य बीज भी उपजाऊ भूमि के अभाव में अंकुरित नहीं हो पाते हैं। बीज के अंकुरण के पश्चात आवश्यकता होती है खाद, कीटनाशक और उत्प्रेरकों की। विद्यार्थी के लिए खाद का काम करते हैं उसकी कक्षा, उसकी पुस्तकें, उसके मित्र, उसका जो पढ़ाई का आसपास का माहौल है वो, उसके गुरुजन जो उसे एकाग्रता और ज्ञान संचय की विधि प्रदान करते हैं। एकाग्रता पर थोड़ा सा, कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो पढ़ते हुए टीवी रेडियो चलाते हैं, एफएम चलाते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कान में ईयरफोन डालकर म्यूजिक सुनते हुए फिर पढ़ाई करते हैं। और अगर पास में पड़ोस में कोई शादी हो रही हो, रात्रि जागरण हो, तो उन्हें डिस्टरबेंस होता है। सर, मैं अपना उदाहरण देना चाहूंगी कि मेरे घर के इस तरफ मंदिर है और इस तरफ मस्जिद। सुबह उठते ही इधर से घास खाए गैया, दूध पिए ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल शुरू हो जाता था। तो उधर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ शाम ढलती थी। बारात भी उधर से ही जाती थी, सतराम के जयकारे भी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने अपनी पूरी पढ़ाई अपने घर की छत की तरफ जाने वाली उस आखिरी सीढ़ी पर बैठकर की थी, और मुझे हर तरह के शोरगुल में एकाग्रता का इतना अभ्यास हो गया था कि पता ही नहीं चला कब होली की गैर निकल गई और कब ढोल ताशों के साथ मुहर्रम के ताजिए। पढ़ते वक्त मोबाइल बंद रखे। अगर व्हाट्सएप, मैसेंजर और फेसबुक नहीं चलेगा तो एकाग्रता में वृद्धि होगी, लेखन शैली में सुधार होगा और टॉप 50 में आने की संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं। मेरी बात करें तो मैं बताऊं, मैंने मोबाइल ही नहीं रखा था। यहाँ बैठे मेरे साथी इस बात के गवाह है कि मैंने एंड्रॉइड मोबाइल OTS में आके खरीदा था, और अब व्हाट्सएप पर जुड़ने वाली मैं अपने बैच की आखिरी मेंबर थी। कीटनाशकों की बात करती हूँ इसके बाद। जिस प्रकार पौधे की जड़ों के दीमक और पत्तों के कीड़ा लग जाता है, उसी प्रकार एक विद्यार्थी के भी धैर्य के लालच का, मेहनत के आलस्य का, सादगी के विलासिता का और पढ़ाई के भटकाव का घुन लग ही जाता है। और ऐसे में अनुशासन ही वह कीटनाशक का कार्य करता है। मित्रों, अनुशासन ही वह औषधि है जो किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किए गए साधना के तपोबल के ओज को परिवर्धित कर देता है।
इसलिए अपने आप को अनुशासित बनाए, व्यवस्थित बनाए, अपना खाना पीना जागना सोना ये सब संयत बनाए। और इसके लिए गीता का एक श्लोक मेरी प्रेरणा रहा है कि युक्ताहार विहार से युक्त सर्वस्य चेष्टसु युक्त स्वप्नाम बोध से योगो भवति दुःखः। अर्थात अपना सोना जागना आहार विहार और अपनी चेष्टाएं ये संयत हो, उचित हो। और अगर आप इस अनुशासन को, इस औचित्य को बनाए रखते हैं तो आपके लक्ष्य की पवित्रता को सुरक्षा मिलती रहेगी। पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यकता होती है डीएपी और यूरिया जैसे उत्प्रेरकों की। ये उत्प्रेरक भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो पौधे में वृद्धि तो करते हैं किंतु उसमें ऐसे विकार उत्पन्न कर देते हैं जिन्हें हम आजकल सब्जियों और गेहूं में कीटनाशकों के दुष्प्रभाव के रूप में देखते हैं। और दूसरे वे उत्प्रेरक जो पौधे में प्राकृतिक हार्मोन्स को संतुलित करते हुए उसे स्वस्थ और लाभदायक वृद्धि प्रदान। विद्यार्थी के जीवन में भी दो प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं। 2008 की परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित नहीं होने पर मुझे किसी ने कहा कि तू तो केवी की नौकरी से संतोष कर ले, ये आरएस बनना तेरे बस की बात नहीं है। तो एक दूसरे मित्र ने कहा कि गिरको कर रे कंथड़ा हिरण कशो घी खाए, आंख चरे और पून भगे घोड़ा स्यू आगो जाए। कि हिम्मत कर, हुंकार भर, हिरण कौन सा घी खाता है लेकिन घोड़ों से आगे जाता है। एक था उत्प्रेरक और दूसरा था दुष्प्रेरक। दुष्प्रेरण ना स्वयं करे ना दूसरों के दुष्प्रेरण का शिकार हो, अपने मुकाम अपने उसूल खुद तय करे और हर बार लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश ना करे। एक बार रात के समय एक दुकानदार बंद करने वाला था कि एक कुत्ता उसके पास में आया। कुत्ते के मुंह में थैली थी और उसमें कुछ सामान की लिस्ट थी। दुकानदार ने थैली ली, उसमें सामान डाला, बाकी पैसे डाले और सामने रख दी। कुत्ते ने थैली मुंह में उठाई और चल दिया। दुकानदार से रहा नहीं गया, वह आश्चर्यचकित होकर कुत्ते के पीछे पीछे गया ये जानने के लिए कि इतने समझदार कुत्ते का मालिक कौन है। कुत्ता कुछ देर बस स्टॉप पर खड़ा रहा। बस आई, उसमें चढ़ गया। कंडक्टर पास आते ही उसने गर्दन आगे, बेल्ट में कुछ पैसे और घर का पता था। कंडक्टर ने उसे टिकट दे दी, बाकी पैसे बेल्ट में वापस रख दिए। जो ही अपना स्टॉप नजदीक आया, कुत्ता बस में आगे की तरफ आ गया और पूंछ हिलाकर इशारा किया। बस रुकने पर कुत्ता उतर गया और आगे चल दिया। दुकानदार भी उसके पीछे पीछे चला। कुत्ते ने अपने पैर से 2-3 बार दरवाजा खटखटाया। मालिक बाहर निकल कर आया और उसने लाठी से कुत्ते की पिटाई की। आप सोच रहे होंगे कि क्यों? मालिक भी सोच रहा था। उसने पूछा इसका कारण, तो मालिक ने कहा बदतमीज ने सारी नींद खराब कर दी, चाबी लेके नहीं जा सकता था, गधा कहेगा। मित्रों, जीवन की सच्चाई भी यही है। लोगों की आपसे अपेक्षाओं का कोई अंत नहीं है। जरा सा आप चूके कि आप में बुराइयां निकाल देंगे और पिछली सारी अच्छाइयों को भूल जाएंगे। इसलिए आप तो बस अपना कर्तव्य कर्म करें, आगे बहुत सी कठिनाइयां हैं। माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत है, माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत है, इस पार कुछ मगर उस पार बहुत है। जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत है। लेकिन अगर आपने निश्चय कर लिया है कि आपको इस कठिन राह पर चलना है, अगर आपने सोच लिया है कि अब जलेबी की तरह इसमें उलझ ही गए हैं, तो फिर क्यों न चाशनी में डूबकर जिंदगी का मजा लिया जाए। मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि अपनी मेहनत को सफलता के मुकाम तक पहुंचाइए। अपना संबल खुद बनिए, अपनी तारीफ खुद करिए। बुराई करने के लिए तो पूरा जमाना बैठा है। जिन लोगों की नजरों में बुरे हैं आप, कह दे उन्हें कि वे नेत्रदान कर सकते हैं। अपने आसपास के परिवेश में केवल उन्हीं तत्वों को प्रविष्ट होने की अनुमति दे जो सकारात्मक हो, विचारात्मक हो, बोधात्मक हो, सही दिशा देने वाले हो। अन्यथा आपके मस्तिष्क में क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष के रासायनिक दुष्प्रभाव दिखने लगेंगे जो आपकी सोने की थाली में पीतल की मेख जैसे अशोभनीय लगेंगे। तो अंत की ओर बढ़ते हुए मैं अब कहूंगी कि इन सभी तत्वों के साथ अब एक तत्व और बच जाता है और वो है जीवनदायी जल, जिसकी आवश्यकता पौधे को वृक्ष बनने तक रहती है। यह जल कहीं से भी पौधे को मिल सकता है, वर्षा से, ओस से, भूमिगत जल के स्वतः परासरण से, कुएं से, कुंड से, नल से, पाइप से, जहां से भी मिले ये मिलना चाहिए। और
जल के समकक्ष विद्यार्थी के लिए रखा जा सकता है नियमित अध्ययन को। जब तक आपके सपनों की जड़ों को नियमित अध्ययन का पवित्र जल सींचता रहेगा, तब तक आपके सपनों के पंखों में उड़ान रहेगी, जुनून में जान रहेंगी, जड़ें जमीन से जुड़ी रहेंगी और नजरों में हदें आसमान रहेगी। अगली बात कहते हुए समाप्ति की ओर, इस बात पर गौर कीजिएगा कि विश्वास की जड़ें कमजोर हो। विश्वास की जड़ें कमजोर हो तो माता पिता के आशीर्वाद का जल ले। दिशा भ्रम हो तो दृष्टिकोण की जड़ों को गुरुजनों के मार्गदर्शन के जल से सींचे। भटकाव की भूख भड़के तो एकाग्रता की जड़ों को आत्मचिंतन के जल से पोषित करे। धैर्य धीरज धरने से इनकार करने लगे तो मानस की जड़ों को अध्यात्म के जल से सींचे। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने सपनों की सुनहरी जड़ों को सकारात्मक सोच के जल से सदैव सींचते रहे। सफलता मजबूर होकर कामयाबी का मीठा फल आपकी मेहनत से तैयार किए गए वृक्ष पर प्रस्फुटित कर देगी, जिसके बाद उसके संवर्धन और संरक्षण की जिम्मेदारी दुनिया अपने आप ले लेती है। तो आइए सफलता का प्रसाद पाने के लिए मेहनत के इस महायज्ञ में अपने श्रम की समीधा, धैर्य की धूप, अध्ययन की आहुति और लक्ष्य की लौ से अस्तित्व की अग्नि प्रज्वलित करते हैं और कुछ नया, कुछ मौलिक, कुछ बेहतर करने का संकल्प करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि शीघ्र ही इस विश्वविद्यालय से आप में से ही कोई छात्र या छात्रा ऐसे इसी ही तरह अपनी सफलता की कहानी बांटे, अपने अनुभव बांटे और मैं यहीं बैठकर सुनूं, गर्व करूं और कुछ नया सीखूं और अगर हो सके तो चाय के साथ कंक्लूजन करते हुए वोट ऑफ थैंक्स दूं। तो मेरी शुभकामना बस इतनी ही है कि आपका पथ प्रशस्त हो, लक्ष्य उन्नत हो, गति आबाद रहे। संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसी जानताम का मूल मंत्र कभी विस्मृत ना हो। आप सबकी मेहनत, सबके संरक्षण, विश्वविद्यालय में आपकी प्रतिष्ठा, आपकी निष्ठा, आपके सृजन और सक्रिय नेतृत्व से संस्कारों की नींव पर समर्पण के खंभों के सहारे सौम्यता के साथ खड़ा ये राजस्थान विश्वविद्यालय का महल अपनी आस्था और विश्वास के साथ सदैव पुष्पित और पल्लवित होता रहे। इसी के साथ धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। आपने अपने संबोधन में संप्रेषणीयता, स्वावलंबन और आदर्शवादिता, इन तीन महान मूल्यों का संदेश हमारे प्रिय छात्रों को दिया। आगे बढ़ते हुए अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्री गोवर्धन लाल जी शर्मा को कि वो पधारें। श्रद्धेय मंच, सम्मानीय श्रोताओं, राधिका के बाद का संबोधन निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण है। कहने को ज्यादा कुछ बचा नहीं है। मेरे पूर्व जिन्होंने संबोधित किया है, बहुत कुछ कहा है। मैं जो अनछुए पहलू हैं, जिन पर कम बात हुई है, उस पर अपना फोकस करूंगा। तीन बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहला प्लान बी, दूसरा इंटीग्रेटेड अप्रोच और तीसरी प्रैक्टिकल अप्रोच। चूंकि आजकल का जो आरएस का परीक्षा का पूरा पैटर्न है वो एक त्रिवर्षीय पंचवर्षीय योजना की तरह है और बहुत मुश्किल होता है धैर्य रखना, क्योंकि हमारे अनिल जी ने कहा कि इट्स ए एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंस, यह धैर्य की परीक्षा है। तो हमें एक वैकल्पिक कैरियर के रूप में निश्चित रूप से एक विकल्प रखना चाहिए। ऐसा विकल्प आप रखें जो अपनी आरएस की और जो भी सिविल सर्विसेज की आप तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस उसके साथ मैच करे। कोई बैंकिंग का एग्जाम हो, कोई एसएससी का एग्जाम हो, कोई इस तरह का एग्जाम हो जिसमें जीके आए और बहुत सारी चीजें आए जो सिविल सर्विसेज की तैयारी में आपको हेल्पफुल करें। दूसरी बात, इंटीग्रेटेड अप्रोच। आपके 3 चरणों की परीक्षा ये अलग अलग नहीं है, मैं इसे बिल्कुल सेपरेट करके नहीं देखता हूं। ये इंटीग्रेटेड है, प्रीलिम्स, मेन और इंटरव्यू। चूंकि आपका जो सिलेक्शन है, आपकी जो मेरिट है, वो मेन एग्जाम और इंटरव्यू के मार्क्स पर डिपेंड करती है, उसी से आपकी मेरिट बनती है। और अगर आप प्री की तैयारी के साथ मेन परीक्षा और इंटरव्यू की तैयारी साथ साथ नहीं करते हैं
तो खुद के साथ अन्याय करते हैं। केवल प्री की तैयारी करना अपने लक्ष्य की प्राप्ति में बहुत मुश्किल होता है। तीनों की तैयारी आपको एक साथ करनी है, क्योंकि मैं समझता हूं कि जो मेन का सिलेबस है आरएस का, उसका प्री का 90% मेन में समाहित है। आप जिस दिन से तैयारी शुरू करें अपने मेन पर फोकस करें, और इंटरव्यू की तैयारी के लिए आप ये समझ लें, क्योंकि ये पर्सनैलिटी का टेस्ट है, आप ये समझ लें कि मैं एक आरएस ऑफिसर हूं, और जो आपसे इंटरव्यू बोर्ड या दूसरे लोग अपेक्षा करते हैं एक आरएस ऑफिसर की तरह व्यवहार करने का, वो आप करने लग जाइए। 3 चीजें एक साथ तैयारी में होती हैं। आप नॉलेज लेते हैं, फैक्ट्स लेते हैं, आपको उनको विजडम में कन्वर्ट करना होता है, और उसके बाद आप वर्चूज में उसको कन्वर्ट करते हैं। आप जो नॉलेज लेते हैं वो पर्याप्त नहीं है, उसका एनालिसिस आपको करना होता है, क्योंकि जो प्रश्न आते हैं वो एनालिटिकल आते हैं। आप विजडम डेवलप करिए, जिससे कंक्लूजन आता है, आपके सजेशन आते हैं, और उसके बाद आप अपने जीवन में, अपने व्यक्तित्व में वर्चू लाइए, सद्गुण लाइए, जो आपके व्यक्तित्व परीक्षण के लिए, आपके इंटरव्यू के लिए